हमें प्राप्त होता है। अतः E इज ग्रेटर देन V0 की स्थिति में परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक निम्न प्राप्त होते हैं। तो हम जानते हैं R इक्वल्स टू बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए, के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। अब हमने के और के डैश की वैल्यू हमने यहाँ रख ली। के इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और साथ ही के डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e माइनस V0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ रखकर इसको हल करते हैं तो r की वैल्यू मिलती है r इक्वल्स टू 1 प्लस 4 e माइनस V0 अपॉन V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए की होल इनवर्स। इसको हमने समीकरण 20 से डिनोट कर लिया। इसी प्रकार हम हल करके समीकरण 21 जो हमारी दिखाई रही है, इससे हम पारगमन गुणांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पारगमन गुणांक T इक्वल्स टू 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 e माइनस V0 का होल इनवर्स प्राप्त होता है। समीकरण 20 और 21 को यदि हम देखें तो समीकरण 20 और 21 या फिर यहाँ से हम निकाल लें इससे और इस इक्वेशन से, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो r प्लस टी का मान 1 के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात प्रायिकता फ्लक्स जो है यह संरक्षित रहती है। बाईं ओर से आपतित कण की कुल ऊर्जा E के विभव प्राचीर की ऊंचाई से अधिक होने पर भी, अर्थात E इज ग्रेटर देन V0 होने पर भी सामान्यतः पारगमन गुणांक T का मान 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू जो है ये हमेशा हमें 1 से कम प्राप्त होती है। तो हमने कहा बाईं ओर से आपतित कण की कुल ऊर्जा E विभव प्राचीर की ऊंचाई से अधिक होने पर भी, अर्थात E इज ग्रेटर देन V0 होने पर भी सामान्यतः पारगमन गुणांक T का मान 1 से कम प्राप्त होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ऐसे कण का 100% पारगमन गुणांक हो जाना चाहिए। चिरसम्मत यांत्रिकी कहती है कि ऐसा कण 100% इसका पारगमन हो जाना चाहिए, अर्थात परावर्तन गुणांक का मान 0 होना चाहिए। जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार E इज ग्रेटर देन V0 होते हुए भी पारगमन गुणांक जो है वो 100% नहीं होता है, अर्थात आपतित तरंग का कुछ अंश जो है वो परावर्तित हो जाता है। तो हमने कहा समीकरण 39 में जब k डैश a इक्वल्स टू पाई 2 पाई 3 पाई, अर्थात जब विभव प्राचीर की चौड़ाई a इस प्रकार है कि a इक्वल्स टू लैम्डा डैश बाई 2, लैम्डा डैश 3 लैम्डा डैश बाई 2 एंड या फिर n अपॉन 2 लैम्डा डैश के बराबर है। n हमारे पास पूर्णांक है तो इसका हाफ इंटू मतलब जो पूर्णांक है इसका आधा का गुणक हो तो उस कंडीशन में साइन के डैश ए इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। तो हमने कहा साइन के डैश इक्वल्स टू 0, साइन के डैश इक्वल्स टू 0 हम यहाँ करें तो ये जो टर्म है ये हो गई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में एक ऐड किया तो भी इन्फिनेटिव, तो टर्म आ गई इन्फिनेटिव की पावर -1। ठीक है, -1 या r इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल्स टू 0। तो इस स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 0 होता है। तो जब परावर्तन गुणांक 0 होता है तो ऊपर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ से जब r इक्वल्स टू 0 है तो उस स्थिति में t का मान कितना होगा, ये अधिकतम 1 के बराबर होता है। तो हमने कहा जब k डैश a इक्वल्स टू पाई 2 पाई 3 पाई इत्यादि है तो और k डैश इक्वल्स टू कितना होता है, k डैश इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, k डैश a हो गया 2 पाई अपॉन a, तो हमने कहा इक्वल्स टू पाई की यदि बात करें तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो a कितना हो गया, a इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम। दूसरी कंडीशन हमने ली 2 पाई ले लिया, तो 2 पाई लिया तो 2 से 2 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, ये लैम्डा के बराबर आ गया। जब a इक्वल्स टू लैम्डा बाई डैश बाई 2, लैम्डा डैश 3 लैम्डा डैश बाई 2, या यूं कहें कि n लैम्डा डैश का हाफ हो, तो उस स्थिति में साइन
के डैश ए इक्वल्स टू 0 होगा और उस स्थिति में परावर्तन गुणांक आर का मान 0 होता है और इस स्थिति में पारगमन गुणांक जो है वो 1 के बराबर होता है। अर्थात जब विभव प्राचीर की चौड़ाई कण के संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा डैश के अर्ध पूर्णांक या पूर्णांक का गुणज होती है तब पारगमन गुणांक अधिकतम 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी विभव चौड़ाई थी, ठीक है। हमने कहा ये यदि इस तरीके से तरंग इसमें से परावर्तित हो मतलब गुजरती है तो उस कंडीशन में परावर्तन गुणांक 0 होता है और पारगमन गुणांक जो है वो अधिकतम 1 के बराबर होता है। ऐसा x इक्वल्स टू 0 तथा x इक्वल्स टू a से परावर्तित तरंगों में विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है। तो ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा x इक्वल्स टू 0 से जो तरंग परावर्तित हुई, साथ ही x इक्वल्स टू a से जो तरंग परावर्तित हुई, दोनों के विनाशी व्यतिकरण के कारण परावर्तित तरंग का जो आयाम है वो 0 हो जाता है, जिससे परावर्तन गुणांक r इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। अब हमने कहा लिमिट e अटेंड्स टू v0 के लिए, मतलब जब लिमिट e अटेंड्स टू v0 है, e जो है ये लगभग v0 के बराबर है, तो k डैश जो था k डैश इक्वल्स टू 2m e माइनस v0 अपॉन h क्रॉस, ये रूट के बराबर था। जब ये दोनों बराबर हैं तो k डैश जो है वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया k डैश a जो है वो 0 की ओर अग्रसर होता है। तो इस स्थिति में साइन k डैश अपॉन k की अप्रोक्सीमेट वैल्यू k डैश a के बराबर होती है। अतः पारगमन गुणांक t तथा परावर्तन गुणांक r के मान निम्न हो जाएंगे। तो जो हमारे ऊपर हमने इक्वेशंस निकाली थी समीकरण 20 और 21, तो यहाँ हमने k डैश स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ k डैश स्क्वायर ए स्क्वायर रखकर हमने इसे हल कर लिया और फिर k डैश स्क्वायर की हमने वैल्यू रखी तो t लिमिट e अटेंड्स टू v0 के लिए 1 प्लस एम v0 a स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर का होल इनवर्स और r लिमिट e अटेंड्स टू v0 के लिए 1 प्लस 2h क्रॉस स्क्वायर एम v0 a स्क्वायर का होल इनवर्स प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं जैसे जैसे कण की ऊर्जा E के मान में वृद्धि होती है, परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक T का मान इस प्रकार दोलन करते हैं कि R प्लस T का मान 1 रहे। E के बहुत अधिक मानों के लिए T का मान 1 तथा R का मान 0 हो जाता है। तो जैसा कि हमने चित्र में प्रदर्शित किया है कि जैसे जैसे कण की ऊर्जा E में वृद्धि होती है तो परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक T का मान इस प्रकार दोलन करता है कि R प्लस टी का मान कितना रहे, ये हमेशा 1 के बराबर है। परंतु जब E का मान बहुत अधिक हो जाता है तो T का मान 1 और R का मान 0 हो जाता है। तो ये इसे हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया। तो हम देख रहे हैं जब E अटेंड्स टू V0, ये कंडीशन तो जब हम कह रहे हैं कि E इक्वल्स टू V0 के बराबर है, तो इस स्थिति में परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक दोनों बराबर होते हैं। जब E का मान धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि परावर्तन गुणांक जो और पारगमन गुणांक जो है वो इस प्रकार से दोलन करते हैं। और इस प्रकार से दोलन करते हुए किस प्रकार करते हैं कि जब T की वैल्यू न्यूनतम होती है तो R अधिकतम होता है और जब T अधिकतम होता है तो R का मान न्यूनतम होता है। और फिर जब E की वैल्यू V0 की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है तो T का मान 1 हो जाता है और R जो है ये 0 हो जाता है।